सावित्री का बचपन अपने दादा की गोद में बीता था। दादाजी कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे भारत के आज़ादी की लड़ाई में शामिल एक स्वतंत्रता सेनानी थे। रात को जब अंधेरा पूरे गांव को अपनी चादर में लपेट लेता और टिमटिमाती लालटेन की रोशनी कमरे में झिलमिलाती, तब दादाजी अपने भारी आवाज़ में अंग्रेज़ों से टकराने की कहानियाँ सुनाते। दादा जब बोलते तो ऐसा लगता गोलियां चल रही हो और फांसी का फंदा सामने झूल रहा हो। सावित्री की नन्ही आंखों में चमक होती और धीरे धीरे वही चमक देशभक्ति की लौ बन गई। बचपन से ही उसने महसूस किया कि ये धरती, ये मिट्टी सिर्फ जीने की जगह नहीं, बल्कि एक वचन है जिसे उसे निभाना है। बड़ी होने पर भी वो इस वचन को नहीं भूल सकी। वो गरीब बच्चों को पढ़ाती, भूखों को खाना खिलाती और गांव के हर दुख में वो खड़ी रहती। देशभक्ति और दानशीलता का ये लौ धीरे धीरे उसे एक और राह पर ले जाने लगा था, एक ऐसी राह जिसे वो खुद भी नहीं पहचानती थी। सावित्री की जिंदगी सेवा और संघर्ष में बीत रही थी। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ थी और मंच पर कई समाजसेवी भाषण दे रहे थे। भीड़ के बीच सावित्री की नज़र अचानक एक अनजाने चेहरे पर पड़ी। विजय, सफ़ेद वर्दी में खड़ा, सीधा साधा मगर बेहद आकर्षक व्यक्तित्व। वो मर्चेंट नेवी का एक युवा अफसर था। छुट्टियों में गांव लौटा था और कार्यक्रम में मदद करने आया था। सावित्री की आंखें उसके चेहरे से हट ही नहीं सकी। उसके भीतर जैसे एक अजीब सी हलचल हुई, दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो पहली बार था जब सावित्री को अपने भीतर एक ऐसी नरमी और खिंचाव महसूस हुआ था। ऐसा उसने पहले कभी नहीं जाना था। विजय भी उसे देख रहा था। वो देशभक्ति से भरी उस लड़की की आंखों को देखकर ठहर सा गया था। उसकी आंखों में चमक, उसकी आवाज़ में अपनापन और गरीब बच्चों के लिए उसका समर्पण, सब कुछ विजय को भा गया था। जैसे ही दोनों की नज़रें आपस में टकराईं, भीड़ और शोर सब धुंधला पड़ गया। सिर्फ दो धड़कनों की आवाज़ें थीं, एक सावित्री की और एक विजय की। पल भर में किस्मत ने अपनी लकीरें खींच दी। वो पहली नज़र का प्यार था, इतना गहरा कि दोनों को लगा शायद वे सदियों से एक दूसरे को जानते हो। विजय और सावित्री का विवाह बहुत जल्द हो गया। सावित्री को लगता था जैसे उसके संघर्षों भरे जीवन को आखिरकार एक ठिकाना मिल गया। लेकिन ये सुख ज़्यादा देर टिक नहीं सका। जब सावित्री गर्भवती हुई तो उसके भीतर एक नया उत्साह जागा। वो बच्चे की किलकारियों की कल्पना करती और अपने दादा की कहानियों सा जीवन उसे देने का सोचती। उसके लिए ये बच्चा सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि उसके देश प्रेम का भी उत्तराधिकारी था। इसी बीच एक रात वो आंगन में बैठी थी जब विजय अपने कमरे में फ़ोन पर बात कर रहा था। सावित्री ने अनजाने में उसकी बातें सुन ली। विजय की धीमी आवाज़ लेकिन भारी शब्द उसके कानों में कांटे की तरह चुभ गए। हाँ, सोना सही सलामत जहाज़ में है। बंदरगाह पहुंचते ही सब निकाल लिया जाएगा। सावित्री का दिल थम गया। देश के लिए जीने वाली, अपने दादा की शपथ को दिल में संजोए लड़की के सामने एक क्रूर सच्चाई थी। उसका पति, जिसे वो अपना सब कुछ मानती थी, वही देशद्रोह कर रहा था। उसके भीतर देशभक्ति और पति का प्रेम टकराने लगा। पेट में पल रहे बच्चे को सहलाते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसका मन कहता, विजय बदल सकता है, ये सिर्फ हालात का शिकार है। लेकिन उसी पल उसकी आत्मा चीख उठती, लेकिन देश से गद्दारी करने वाले को माफ नहीं किया जा सकता। विजय को कभी पता ही नहीं चला कि सावित्री माँ बनने वाली है। और जब वह लंबे समुद्री सफ़र पर चला गया तो सावित्री ने भी अपने दिल का राज छुपा लिया। बच्चे के जन्म का दिन आया
उसकी किलकारी सुनकर सावित्री की आंखें भर आई, लेकिन उसी क्षण उसका मन और भी बोझिल हो गया। वो चाहती थी कि ये मासूम कभी इस गुनाह की परछाई में ना पले जो उसके पिता के नाम से जुड़ा है। दिल पर पत्थर रखकर उसने अपने बच्चे को एक अनाथालय में भेज दिया। सावित्री बाहर से मजबूत दिख रही थी, लेकिन भीतर से उसकी आत्मा टुकड़ों में बिखर चुकी थी। माँ का दिल रोता था, लेकिन एक देशभक्त की आत्मा इसे एक ज़रूरी बलिदान समझती थी। साल बीतते गए। विजय अपने समुद्री सफ़रों से लौटता और हर बार उसकी ज़ुबान पर झूठे बहाने होते। माल ढुलाई में देर हो गई, बंदरगाह पर परेशानी थी। लेकिन सावित्री की आंखें सब भांप लेती। रात के सन्नाटे में जब घर शांत होता तो उसके मन में शोर गूंजता। विजय की फ़ोन पर कही वो बातें, सोने की तस्करी और उसके दादा के वो शब्द। सावित्री का हर दिन एक कैद की तरह था। सुबह वो गांव के बच्चे को पढ़ाती, भूखों को खाना खिलाती, लेकिन रात को वही मुस्कान उसके चेहरे से गायब हो जाती। दीवारों के बीच बैठी वो खुद से सवाल करती। वर्षों तक भीतर ही भीतर जलती रही सावित्री। एक दिन विजय घर आया और पहली बार उससे मुस्कुराते हुए बोला, सावित्री, इस बार तुम मेरे साथ जहाज पर चलो। समुद्र की लहरें देखोगी, दूर दूर देश की हवा महसूस करोगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। सावित्री का दिल धड़क उठा। एक ओर संदेह और दूसरी ओर पत्नी का कर्तव्य। मन ने मना किया, पर होठों से हाँ ही निकला। दिन भर जहाज पर सब सामान्य था। क्रू अपने काम में व्यस्त, समुद्र अपनी लहरों में गुनगुना रहा था और दूर आसमान पर धूप बिखरी हुई थी। सावित्री सोच रही थी, शायद विजय सच में बदल गया है। उस रात विजय उसे डेक पर ले गया। चांदनी लहरों पर टूट रही थी, हवा में खारे पानी की गंध थी। विजय उसके साथ चलता रहा, लेकिन उसके आंखों में एक अलग सी बेचैनी थी। अचानक उसने सावित्री का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता। वह उसे जहाज के एक सुनसान हिस्से में ले गया। लोहे की जंग लगी दीवारें, अंधेरी गलियां और हल्की सी चरमराहट। सावित्री का दिल धड़कने लगा। विजय ने दरवाज़ा खोला, उसे भीतर ढकेला और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ ऊपर से रिसती हुई हल्की पीली रोशनी फर्श पर पड़ रही थी। फिर बाहर से विजय की आवाज़ गूंजी, सावित्री, अब खेल बहुत हो चुका। मुझे सच सच बता दो, मेरा बच्चा कहाँ है? सावित्री का खून जम गया। वो कांपते हुए बोली, कौन बच्चा? कौन बच्चा? विजय की हंसी कमरे में गूंज उठी। वो हंसी ठंडी थी, समुद्र की गहराई से आई हो। सोचती थी मैं कभी जान नहीं पाऊंगा। तुमने मुझे धोखा दिया है सावित्री। मेरा बच्चा, मेरा खून, तुमने उसे मुझसे छीन लिया। कहाँ है वो? सावित्री का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके सामने अंधेरा था और बाहर उसके पति की आवाज़ में दर्द भी था, गुस्सा भी और एक अजीब सा जुनून भी। उसकी आत्मा चीख रही थी, ये वही विजय है जिससे मैंने प्यार किया था। कई दिन बीत गए। सावित्री को अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया था। विजय हर रात आता और वही सवाल दोहराता, लेकिन सावित्री की जुबान बंद रही। भूख ने उसके शरीर को कमज़ोर कर दिया। होंठ सूख गए, हाथ कांपने लगे, फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो विजय को सच्चाई बताकर कभी अपने बच्चे को उस गुनाह की छाया में नहीं आने देना चाहती थी। एक रात अचानक कमरे का ताला खटका। सावित्री का दिल जोर से धड़का, लेकिन दरवाज़ा खोलने वाला कोई और था। वो था रजत, जहाज का एक और अफसर। उसकी आंखों में सहानुभूति थी,
और हाथ में पानी का बोतल और थोड़ा खाने का सामान। उसने धीरे से कहा, मैडम जल्दी करिए, मैंने आपके लिए नाव तैयार रखी है। अगर आप यहाँ रहीं तो आपको मार डाला जाएगा। सावित्री की आंखों से आंसू निकल पड़े। इतने दिन बाद किसी ने इंसानियत दिखाई थी। उसने कांपते हाथों से पानी पिया और रजत के साथ तेजी से चल पड़ी। जहाज के सन्नाटे में दोनों डेक की ओर भागे। नीचे समुद्र की लहरें टकरा रही थी। हवा में नमक और खतरे की गंध थी। रजत ने छोटी सी लाइफ बोट तैयार रखी थी। सावित्री जैसे ही नाव पर चढ़ने लगी, रजत अचानक रुक गया। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा तनाव भी था। मैडम, जाने से पहले बस एक सवाल, आपके बच्चे का क्या हुआ? उसकी सांसें थम गई। उसकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े। कांपते होठों से शब्द निकले, मैंने उसे अनाथ। लेकिन वाक्य अधूरा रह गया। हवा का झोंका, नाव जोर से हिली और रजत की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। सावित्री नाव पे चढ़ने ही वाली थी कि अचानक रजत की आवाज़ में ठंडापन घुल गया। उसकी आंखें अब दयालु नहीं थी, बल्कि शिकारी जैसी चमक रही थी। सावित्री कुछ समझ पाती उससे पहले एक गोली की गूंज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। गर्म धुएं की गंध हवा में फैल गई। सावित्री के चेहरे पर दर्द की एक लकीर उभरी और उसका शरीर जैसे जड़ हो गया। धीरे धीरे वह पीछे की ओर झुकी और उसकी आंखों में हैरानी थी। उसका शरीर डेक से फिसला और सीधे समुद्र की काली गहराइयों में जा गिरा। समुद्र ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया था। कुछ ही दूर पर छिपकर खड़ा था विजय। उसकी आंखों में न आंसू थे न गुस्सा, बस एक कठोरता। रजत ने धीरे धीरे सिर उसकी ओर घुमाया। दोनों की नजरें मिली। कोई शब्द नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस एक ठंडी सहमति। फिर दोनों जैसे कुछ हुआ ही ना हो वैसे ही पलटकर जहाज के भीतर चले गए। समुद्र ने जो निगल लिया था वह उनके लिए अब कोई मायने नहीं रखता था। पीछे रह गई सावित्री की अधूरी चीखें और लहरों में घुलते उसके आखिरी शब्द। अब समय का पहिया घूम चुका था। आज विजय उसी जहाज पर, उसी समुद्र के बीच सावित्री की आत्मा के हाथों मारा गया था। उसकी चीखें लहरों में गूंजकर भी किसी तक नहीं पहुंची। दूर खड़ा रजत सब देख रहा था। उसकी सांसें भारी हो गई थी। उसके दिल में एक ही ख्याल था, अब मेरी बारी है। सावित्री धीरे धीरे चली। उसकी परछाई लहरों की तरह कांप रही थी। उसने जहाज के डेक पर पड़े शान के मृत शरीर को उठाया और अपने आंचल में रख लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक ऐसी आग थी जो मौत से भी भयानक थी। उस मृत शरीर को वो ऐसे सहला रही थी जैसे कि वो अब भी जिंदा हो। फिर उसकी नज़र रजत पर पड़ी। सावित्री की आंखों में झांकना किसी अंधे कुएं में गिरने जैसा था। रजत ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने जवाब दे दिया। उसका शरीर वही जम गया था। फिर अचानक उसके चेहरे से मांस पिघलने लगा। हाथ की हड्डियां गलने लगी। उसकी चीख जहाज के हर कोने पर गूंज उठी, लेकिन उसकी आवाज़ भी धीरे धीरे घुलकर समुद्र में समा गई। रजत का पूरा शरीर लसलसा होकर फर्श पर टपक पड़ा। उसके पास खड़ी सावित्री बस घूरती रही। उसकी नजरें ही रजत की मौत थी। सावित्री ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और तुरंत ही जहाज की दीवारें दरकने लगी। लोहे की छड़ों से आग की लपटें फूट पड़ी। पल भर में पूरा जहाज जलने लगा। चीखते हुए नाविक आग में घिर गए, लेकिन कोई भाग नहीं सका। समुद्र की लहरें भी आग की लपटों से लाल हो गई थी और उस जलते हुए जहाज के बीच
सावित्री की आत्मा खड़ी थी, आंचल में लिपटे शान कर निर्जीव शरीर के साथ। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, देश की शपथ और अधूरे बदले की आंख। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।